स्टडी पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अमेरिकन रेवोल्यूशन का दूसरा पार्ट यहाँ पे करने वाले हैं, जहाँ पे इम्पॉर्टेंट बैटल्स डिस्कस होंगे जो कि पूरे रेवोल्यूशन के दौरान चलते हैं और जिसकी वजह से अमेरिका को यहाँ पे इंडिपेंडेंस मिलती है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और स्पेशली फॉर पंजाब PCS एंड इवन अदरवाइज बाकी एग्जाम्स में बैटल्स के ऊपर जो क्वेश्चन है वो सीधे सीधे पूछे जाते हैं। सो आज सीधी जो सीरीज़ शुरू करने वाले हैं आज, दैट इज़ ऑफ इम्पॉर्टेंट बैटल्स। सो स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं उस पर। लेकिन बैटल स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड की बात कर लें तो अमेरिकन्स ब्रिटिश से आज़ादी क्यों चाहते थे। ये अमेरिकन्स कौन थे जो कि अपने ही मदर कंट्री में रहने वाले लोगों से आज़ादी चाह रहे थे। हमने पहले भी डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि अमेरिकन रेवोल्यूशन बेसिकली वाइट वर्सेस वाइट एक रेवोल्यूशन था। वाइट वर्सेस वाइट एक फ़ाइट थी, वाइट वर्सेस वाइट। अब इसका मतलब क्या हुआ जब मैं बोल रहा हूँ वाइट वर्सेस वाइट? इसका मतलब ये है कि यूरोपियन ही यूरोपियन से आज़ादी मांग रहे थे, तो अमेरिका के नेटिव इंडियन लोग नहीं थे। अब ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इनको इतनी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं और लड़ाइयाँ तक लगने लग जाती हैं, जिसके बाद अमेरिका आज़ाद होने की रास्ते पे आ जाता है। तो पूरा बैकग्राउंड हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ कि किस तरीके से वो लोग आते हैं और क्यों लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी बना हुआ था अमेरिका। लेकिन इतनी आज़ादी उनको मिलती थी अमेरिकन्स को, जो कि यूरोपियंस अमेरिका में आके रह रहे थे, कि जैसे ही अंग्रेज़ों ने टैक्स लगाने उनके ऊपर शुरू किए उनसे पूछे बगैर, तो इनको पसंद नहीं आया और 2-3 इंसिडेंट्स ऐसे हो गए जिसकी वजह से लड़ाई लगनी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई, जिससे लड़ाई लगनी अनिवार्य ही हो गई, आप ये लगा लीजिए। तो सीधा हम यहाँ पे बैटल्स पे आने वाले हैं। 2 इंसिडेंट्स की बात कर लेते हैं बैटल के आने से पहले कि कौन से इंसिडेंट बहुत ज़्यादा कड़वाहट पैदा कर देंगे ब्रिटिश और अमेरिकन्स के बीच में। फिर से रिपीट करता हूँ, अमेरिकन्स की जब हम बात करते हैं तो अमेरिकन्स को कॉलोनिस्ट भी कहा जाता है, तो ये वर्ड याद होना चाहिए आपको। अमेरिकन्स को पेट्रियट्स भी कहा जाता है। पेट्रियट्स या फिर कॉलोनिस्ट, कोई भी वर्ड इनके लिए यूज़ हो सकता है। अब 1770 में कुछ ब्रिटिश सोल्जर्स के आगे प्रोटेस्ट कर रहे थे कुछ कॉलोनिस्ट या फिर अमेरिकन्स, और उसमें गोली चल गई थी जिसकी वजह से 4-5 अमेरिकन्स की डेथ हो गई थी। उसको बॉस्टन मैसेकर के नाम से कहा जाता है। वो जो किस्सा है वो फेमस है। 1770 में वो इंसिडेंट हुआ था, जिसको बॉस्टन मैसेकर बोला जाता है। बॉस्टन नाम का एक शहर है अमेरिका में। तो इसने बड़ी ही एक नेगेटिव चीज़ पोर्ट्रे की ब्रिटिश के बारे में कि ब्रिटिश जान भी ले सकते हैं अमेरिकन्स को यहाँ पे दबाने के लिए। तो बड़ी ही एक नेगेटिव इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद 1773 में होती है बॉस्टन टी पार्टी। अब जब ब्रिटिश सरकार लॉस पास कर रही थी लंदन में बैठी बैठी, तो एक टी के रिगार्डिंग भी एक एक्ट पास किया गया जो कि अमेरिकन्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो अमेरिकन्स ने क्या किया, अंग्रेज़ों की जहाज़ के ऊपर चढ़े, समुद्री जहाज़ के ऊपर, और जितने डिब्बे थे चाय के वो सारे के सारे उल्टा दिए समुद्र में। उस टाइम पे एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस नाम की तो चीज़ थी नहीं, इसलिए ये वो बहुत ही आसानी से कर पाए। और उसी इवेंट को कहीं ना कहीं बॉस्टन टी पार्टी कह देते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी ब्रिटिश सरकार में कि ये लोग हद से ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, इनको सबक सिखाना कहीं ना कहीं चाहिए। ठीक है, ये नेटिव इंडियंस के बेस में आते हैं अमेरिकन्स और सारी की सारी चाय वेस्ट कर देते हैं। इनके लीडर यहाँ पे कौन थे? सैमुअल एडम्स। ये 1-2 नाम है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सैमुअल एडम्स। अब आते हैं हम बैटल पे। जब इतने सारे इंसिडेंट्स हो रहे थे तो बैटल जो है, लड़ाई जो है वो कहीं ना कहीं अनिवार्य हो गई थी। अब ये देखते हैं कि बैटल में किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। 1775 से लड़ाई शुरू होती है और 1781 में कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। 1783 में ट्रीटी ऑफ पेरिस, पीस ट्रीटी एक साइन हो जाती है। लेकिन 1775 जब लड़ाई स्टार्ट होती है तो आलम कैसा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कि रूल कर रही थी और अमेरिकन्स, जिसको हमने कॉलोनिस्ट या पेट्रियट भी बोला है, इनके बीच जो गैप था वो बढ़ता ही जा रहा था। और ऊपर से जो गवर्नर अपॉइंट हुआ था मैसाचुसेट्स प्रोविंस का, ये जो प्रोविंस यहाँ पे लिखा हुआ है जहाँ पे बॉस्टन भी पड़ता है, तो उस गवर्नर का नाम था यहाँ पे थॉमस गेज। इस नाम को आपने याद रखना है, गेज, GAGE। तो ये बड़ा ही रिएक्शनरी था
ये पूरी कोशिश कर रहा था कि अमेरिकन्स को पूरी तरीके से दबा दिया जाए और उनको रिवोल्ट करने तक का या फिर अपनी बात रखने तक का मौका नहीं दिया जाए। तो थॉमस गेज जब आके काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे करना शुरू करते हैं तो उसकी वजह से अमेरिकन्स और ज़्यादा चढ़ जाते हैं और वो लड़ाई की तैयारी सीक्रेटिवली या सीक्रेटली करना यहाँ पे शुरू कर देते हैं। तो थॉमस गेज जब गवर्नर के रूप में आते हैं उसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। तो ये पर्सनालिटी का यहाँ पे रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब 1775 के आते आते ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ में आ गया था कि रिवोल्ट होने वाला है, कभी ना कभी लड़ाई होगी, अमेरिकन्स हम पे हमला कर सकते हैं। तो थॉमस गेज जो कि गवर्नर थे उन्होंने ये सोचा कि हम एक काम करते हैं, जिन शहरों में या जिन टाउन्स में ज़्यादा लोगों के पास हथियार हैं उनसे हथियार छीन लेते हैं। तो यहाँ पे पहला जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या है इनका ब्रिटिश गवर्नमेंट का कि सीज द वेपन्स, कि जो हथियार हैं उनको सीज कर लिया जाए, उनको ले लिया जाए। अब हथियार ही नहीं होंगे तो वो रिवोल्ट या फिर हमला कैसे करेंगे। तो ये प्री एम्प्टिव स्ट्राइक की तरह देखा जा रहा था कि पहले ही अमेरिकन्स को निहत्था कर दिया जाए। लेकिन जो अमेरिकन्स थे वो थे तो यूरोपियंस आफ्टर ऑल, वो अपने फेलो ब्रेदरन यूरोपियंस को समझते थे थोड़ा बहुत। तो अमेरिकन्स का जो स्पाई सिस्टम था, जो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर अपने जासूस बिठा रखे थे, तो उनसे उनको खबर मिलती रहती कि असल में ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे करना क्या चाहती है। तो अमेरिकन्स को पहले ही ये खबर लग जाती है कि हमारे जो हथियार हैं वो कहीं ना कहीं ले लिए जाएंगे, तो हमें ऑलरेडी तैयार रहना है। और आपको एक और चीज़ यहाँ पे पता होनी चाहिए कि अमेरिकन्स के पास प्रॉपरली डिसिप्लिन्ड आर्मी नहीं थी उस टाइम पे। सो देयर वॉज नो प्रॉपर आर्मी। कुछ मिलिशियाज ही एग्जिस्ट करते थे। कुछ मिलिशियाज मतलब कि कुछ गुंडे या फिर कुछ वॉरलॉर्ड्स हैं, उनके पास ही थोड़े बहुत लड़ाकू लोग हैं और वही आपस में मिलकर अमेरिका को यहाँ पे ट्रूप सप्लाई कर रहे थे। तो प्रॉपर कोई डिसिप्लिन्ड आर्मी नहीं थी उनके पास। तो हर शहर में अपने मिलिशियाज थे, अपनी छोटी छोटी टुकड़ियाँ थी अमेरिकन्स के पास। तो अमेरिकन्स जो थे वो अपनी मिलिशियाज के साथ शहरों में तैयार हो गए थे कि जब भी हमसे हथियार लेने आएंगे, सीज करने आएंगे, तो हम उन पे हमला कर देंगे। इसी दौरान बैटल ऑफ लेक्सिंगटन एंड कॉनकॉर्ड यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं अप्रैल 1775 में। अब यहाँ पे डेट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन 1775 जो ईयर है वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड दो यहाँ पे टाउन्स हैं जहाँ से ये पूरा जो सागा है वो शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये बहुत बड़े बड़े बैटल्स नहीं थे कि जिसमें हज़ारों लाखों लोग आ रहे हैं। सैकड़ों में लोग होते थे या मैक्सिमम थाउजेंड्स में लोग होते थे। सो बहुत ज़्यादा नंबर्स में यहाँ पे फाइटिंग नहीं थी। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो आपको इन शहरों के नाम याद रखने हैं, लेक्सिंगटन एंड कॉनकॉर्ड, ठीक है। अब इन शहरों में होता क्या है, जब ब्रिटिश आर्मी या फिर ब्रिटिश फोर्सेस इनसे हथियार सीज करने आती है तो वहाँ पे उनके अमेरिकन्स के जो गुंडे कह लो या फिर मिलिशिया कह लो या उनके लड़ाकू कह लो, वो भी तैयार बैठे थे। तो समहाउ ब्रिटिश और अमेरिकन्स के बीच में इन दोनों जगह पे झड़प हो जाती है। अब ये नहीं आज तक पता कि पहले गोलियां कौन चलाना शुरू करता है, लेकिन यहाँ से लड़ाई शुरू हो जाती है जब वेपन सीज करने की बात आती है, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटी छोटी लड़ाइयाँ थी। इट वॉज नॉट अ मेजर स्कर्मिश, इट वॉज अ वेरी स्मॉल स्कर्मिश, जिसमें कुछ हंड्रेड्स ऑफ जो फाइटर्स थे वही इन्वॉल्व थे। तो यहाँ से अब हुआ क्या, जो अमेरिकन्स हैं जिनको हमने यहाँ पे कॉलोनिस्ट भी कहा, अब ये कामयाब हो जाते हैं अपने वेपन्स को बचाने में और अपने ये जो छोटे छोटे टाउन्स थे उस टाइम पे उनको डिफेंड करने में कामयाब हो जाते हैं। पहले ब्रिटिश आके हमला करते हैं या फिर ब्रिटिश आते हैं, लेकिन जो अमेरिकन्स हैं कहीं ना कहीं उनको भगा देते हैं, ठीक है। इसमें छोटे छोटे बैटल्स होते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो बैटल ऑफ लेक्सिंगटन एंड कॉनकॉर्ड, जिसमें छोटे छोटे स्कर्मिशेस हुए, वहाँ पे एट द एंड क्या होता है, अमेरिकन विक्ट्री। छोटी छोटी टुकड़ियों के बीच में लड़ाई होती है, ये कोई मेजर लड़ाई नहीं थी, ये भी याद रखना। लेकिन यहाँ से अमेरिकन रेवोल्यूशन का जो स्टार्टिंग है वो कहीं ना कहीं हो जाता है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक, ठीक है। अब कौन कौन यहाँ पे लीडर्स थे, एक दो लीडर्स के नाम हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अमेरिकन साइड पे देयर वॉज अ पर्सन नेम्ड एज जॉन पार्कर, और थॉमस गेज
जो थे वो ब्रिटिश की साइड पे थे, और फ्रांसिस स्मिथ नाम के जनरल थे, वो भी ब्रिटिश साइड पे थे। तो एक जॉन पार्कर का नाम याद होना चाहिए, ये अमेरिकन साइड पे थे और छोटी छोटी टुकड़ियों में यहाँ पे ब्रिटिश के खिलाफ लड़ते हुए दिख रहे थे। सो इट वाज अ वेरी स्मॉल सीरीज ऑफ बैटल्स, लेकिन इसमें अमेरिकन विक्ट्री होती है क्योंकि इन छोटे छोटे टाउन्स को डिफेंड करने में वो कहीं ना कहीं कामयाब रहते हैं। और ज़्यादा लॉसेस, हालांकि ज़्यादा लॉसेस नहीं होते हैं दोनों साइड पे क्योंकि ज़्यादा नंबर्स इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन स्ट्रैटेजिकली इट वाज एन अमेरिकन विक्ट्री। तो पहला इंपॉर्टेंट बैटल है ये। अब उसके बाद बात करते हैं सीज ऑफ बॉस्टन या फिर द बैटल ऑफ बंकर हिल। अब 1775 में लड़ाइयाँ तो शुरू हो जाती हैं अमेरिकन और ब्रिटिश फोर्सेस के बीच में। कहीं ना कहीं एक जो खींचतान चल रही थी वो पूरी लड़ाई का रूप जो है वो ले चुकी थी। अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो लड़ाइयाँ कई शहरों में लड़ी जाएंगी और उनका जो स्केल है वो भी यहाँ पे बड़ा होना शुरू हो जाएगा। अमेरिकन्स कोशिश करेंगे कि वो ब्रिटिश को हर तरीके से हराएं, ठीक है, ब्रिटिश ज़्यादा अंदर ना आ पाएँ अमेरिकन टेरिटरी में। तो अमेरिकन्स की यहाँ पे कोशिश होती थी कि किसी भी तरीके से ब्रिटिश को कोई भी हेल्प ना मिल सके, ना हथियार की, ना फाइनेंशियली, और ना ही किसी और टाइप से, ठीक है। अब ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट होता है जो कि 1775 अप्रैल से मार्च 1776 के बीच में चलता है, ठीक है। इसमें बैटल ऑफ बंकर हिल भी होता है। उस पूरे जो साल, जिसमें हम कह सकते हैं कि अप्रैल टू मार्च जो पूरा साल ही एक जो सिस्टम चलता है, उसको सीज ऑफ बॉस्टन कहते हैं। सीज ऑफ बॉस्टन, सीज क्या होता है? घेराबंदी कर लेना किसी भी चीज़ की, किसी भी शहर की या किसी भी एरिया की। अब अमेरिकन्स को यहाँ पे एक बात पता थी कि जो यूरोपियंस हैं, ब्रिटिश हैं बेसिकली, वो बॉस्टन में है, बॉस्टन नाम के शहर में स्टेशनड है। और वो क्या करेंगे, बॉस्टन से बाहर निकलकर अलग अलग एरियाज़ को कनकर करना शुरू करेंगे। सो ब्रिटिश फोर्सेस बॉस्टन में थी। So British forces were stationed at Boston. अगर वो अपने हथियारों के साथ बाहर आएंगे तो अमेरिकन्स को हराना शुरू कर देंगे और उनके एरियाज़ को कब्जा लेंगे। अब अमेरिकन्स ने यहाँ पे एक चीज़ सोची कि कहीं ना कहीं बॉस्टन के अंदर ही इनको कैद करके रखते हैं, इनको यहाँ से बाहर नहीं निकलने देते, घेराबंदी कर लेते हैं सो दैट ब्रिटिश फोर्सेस इस शहर से बाहर ही ना निकल पाएँ। और बाहर जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं उनको किले में तब्दील करके अमेरिकन्स उसको अच्छे से कैप्चर कर लें सो दैट उनके हाथ से वो ना निकले। अब उसमें से एक जगह थी बंकर हिल, जो कि आसपास की ही एक हिल थी, ठीक है। तो ये जो सीज है, जो घेराबंदी है, ये काफ़ी टाइम चलती है, ठीक है। अब यहाँ पे सोचा हुआ था अमेरिकन्स ने कि सीज करके हम घुटनों पे ला देंगे ब्रिटिश फोर्सेस को, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। हालांकि अमेरिकन्स बंकर हिल पे अपना फोर्टिफिकेशन भी शुरू कर देते हैं, किला बनाना शुरू कर देते हैं। बंकर हिल, फिर से मैं रिपीट कर दूं, बॉस्टन के बाहर एक छोटी सी हिल थी जो कि बड़े स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे लोकेटेड थी। स्ट्रैटेजिक लोकेशन जिसको कब्ज़ा करने के बाद आप एक अच्छे एरिया के ऊपर बैठे हुए थे और शहर को कंट्रोल करना वहाँ से इजी था। सो इट वाज अ स्ट्रैटेजिक हिल। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो जब ये बैटल ऑफ बंकर हिल यहाँ पे होता है इस पूरे सीज के दौरान, तो सबसे पहले तो ब्रिटिश फोर्सेस जब इस बंकर हिल को कब्ज़ा करने के लिए आते हैं, जो कि ये अमेरिकन्स ने इस हिल को पहले कैप्चर कर लिया था, तो शुरुआत में तो काफ़ी ज़्यादा लॉसेस होते हैं ब्रिटिश को, काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ यहाँ पे ब्रिटिश को होती हैं, ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी होगी। लेकिन अब ब्रिटिश जो फोर्सेस थी वो बड़ी डिसिप्लिन थी और बहुत अच्छी ट्रेनिंग और ये सारी चीज़ें उनको मिली हुई थी। तो समहाउ कैसे ना कैसे उन्होंने कब्ज़ा इस बंकर हिल पे ज़रूर कर लिया, लेकिन कैजुअलिटीज़ और नुकसान है वो ब्रिटिश को काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसमें अगर विक्ट्री की बात की जाए तो अमेरिकन्स ने शुरुआत में बंकर हिल को कब्ज़ाया, बॉस्टन को सीज के अंदर भी रखा, लेकिन एट द एंड ब्रिटिश आर्मी इस पूरे एरिया को कैप्चर करने में कामयाब हो जाती है, स्पेशली बंकर हिल। लेकिन उनको नुकसान अच्छा खासा यहाँ पे झेलना पड़ता है। तो वी कैन से कि रिज़ल्ट इसमें क्या निकलता है, पार्शियल ब्रिटिश विक्ट्री। सो दिस इज़ व्हाट यू शुड बी नोइंग कि विक्ट्री डेफिनेटली ब्रिटिश थी,
पर ये पार्शियल थी, क्योंकि नुकसान इतना हो गया था कि उनको अब लगने लगा कि अमेरिकन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी फाइट जो है उनको यहाँ पे देने वाले हैं। ठीक है, तो ये सेकंड इम्पॉर्टेंट बैटल है यहाँ पे सीरीज़ में। तो यहाँ पे विक्ट्री डेफिनेटली किसकी होगी? ब्रिटिश विक्ट्री। ऑल्दो वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग सस्टेन नहीं कर पाएंगे, वो एक अलग चीज़ हो जाएगी। बैटल्स ऑफ ट्रेंटन एंड प्रिस्टन जो कि दिसंबर से जनवरी 1776 टू 77 होते हैं, लेकिन इसके पहले एक बैटल होता है, ठीक है, दैट इज बैटल ऑफ लॉन्ग आइलैंड। पहले इसको कर लेते हैं। अब लॉन्ग आइलैंड बैटल है, ठीक है, एक आइलैंड है और यहाँ पे एक न्यूक्लियर डिजास्टर भी हो चुका है अगर हम बात करें। तो काफ़ी फेमस आइलैंड है ये। अब ये वो बैटल भी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सोल्जर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं डिप्लॉयड हैं। लार्जेस्ट बैटल जिसमें दोनों तरफ से फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा होती हैं, 10-20 हज़ार के आसपास होती हैं, वो इसी टाइम पे बैटल होता है। सो दिस इज़ द बैटल जिसमें सबसे ज़्यादा फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं। सो लार्जेस्ट बैटल आप इसको कह सकते हो बाय नंबर ऑफ फोर्सेस। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। अब न्यूयॉर्क ब्रिटिश कब्जा लेंगे इस बैटल के बाद। ये बैटल जो है वो काफ़ी ज़्यादा मोराल तोड़ने का काम करेगा अमेरिकन्स के लिए। यस, सबसे पहले शुरुआत में अमेरिका की विक्ट्री हुई, उसके बाद जब बंकर हिल और बॉस्टन के सीज की बात की, फिर छोटी सी ब्रिटिश विक्ट्री उनको मिलती है, लेकिन यहाँ पे एक मेजर विक्ट्री होगी फॉर द ब्रिटिश। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश बहुत अच्छे वॉर टैक्टिक्स को जानते थे, प्रॉपरली ट्रेंड आर्मी उनके पास थी, और अमेरिकन्स के पास प्रॉपरली डिसिप्लिन्ड जो आर्मी थी वो नहीं एग्जिस्ट करती थी यहाँ पे। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ी डिफीट थी अमेरिकन्स के लिए, और लॉन्ग आइलैंड तो उनके हाथ से जाता ही है, और न्यूयॉर्क का जो बंदरगाह है, पोर्ट है, वो भी उनके हाथ से चला जाता है। एक और चीज़ यहाँ पे हाईलाइट होगी कि न्यू पोर्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ब्रिटिश की असली पावर थी उनकी नेवी। जब तक ब्रिटिश नेवी वहाँ पे थी, स्टेशनड थी, या फिर ब्रिटिश नेवी हेल्प प्रोवाइड कर रही थी ब्रिटिश आर्मी को, तब तक अमेरिकन्स का जीतना बड़ा मुश्किल था। तो यहाँ पे ब्रिटिश नेवी, जो कि अमेरिकन नेवी के राइज से पहले सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी थी, तो उसका प्रेजेंस भी अमेरिकन्स के लिए सबसे बड़ी यहाँ पे दिक्कत बनी हुई थी। तो जितने पोर्ट्स ब्रिटिश के पास होंगे, उतना ही अमेरिका से इंडिपेंडेंस दूर होती हुई जाएगी। विलियम हाउ यहाँ पे बहुत तगड़े कमांडर थे जिन्होंने जॉर्ज वॉशिंगटन को यहाँ पे हराने का काम किया। हालांकि वॉशिंगटन यहाँ पे हार नहीं मानेंगे, फिर भी वो लड़ते रहेंगे। तो यहाँ पे जॉर्ज वॉशिंगटन का कैरेक्टर भी नज़र आएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ होगी। बट ये अगस्त 1776 में जो बैटल होता है, ये एक मेजर विक्ट्री थी ऑफ द ब्रिटिश आर्मी। इनफैक्ट इतनी मेजर विक्ट्री थी कि इसके बाद अमेरिकन्स जो हैं, जो कॉलोनिस्ट जो हैं, वो कहीं ना कहीं डीमोरलाइज होना शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद काफ़ी लोग डिज़र्ट करना या फिर छोड़ना शुरू कर देंगे। इस बैटल के बाद न्यूयॉर्क भी हाथ में आ जाता है ब्रिटिश के, और डिसर्शन शुरू हो जाती है। अमेरिकन्स छोड़कर भागना शुरू कर देते हैं, प्लस उनको पैसे भी बराबर नहीं मिल रहे थे, क्योंकि प्रॉपर आर्मी तो थी नहीं, जैसे कि हमने पहले बात की है। सो ड्यू टू दैट अमेरिकन्स की जो रैंक्स हैं वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगी। सो एक बैटल हारने के बाद मोराल जो गिरता है, उसका असर आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं बैटल्स ऑफ ट्रेंटन एंड प्रिंसटन, जो कि 1776 के ही दिसंबर में होता है, और जो कि 77 की जनवरी तक चलता है। अब ये बहुत बड़ा यहाँ पे पॉइंट होने वाला है 1770 के शुरुआत में, 77 के यहाँ पे शुरुआत में। ठीक है, जो कि न्यू जर्सी के पास यहाँ पे दोनों सिटीज़ जो हैं वहाँ पे लड़ाई होगी। और अभी तक इससे पहले अमेरिकन मोराल बहुत ज़्यादा लो है, ये चीज़ याद रखनी है। सो अमेरिकन मोराल बिफोर द बैटल वॉज वेरी लो। जैसे कि हमने बात की कि लोग छोड़ कर भी जा रहे थे, तो यहाँ पे मोराल को भी हाई रखना था और ब्रिटिश को हराना भी था। तो बहुत बड़ा कैरेक्टर का टेस्ट था ये जॉर्ज वॉशिंगटन के लिए, जिसमें ये एकदम खरे उतरते हैं। कैसे उतरते हैं वो हम बात करेंगे। अब ये जो बैटल्स थे, ये सरप्राइज़ अटैक थे जॉर्ज वॉशिंगटन के।
तो दोनों जो बैटल्स हैं जो अमेरिकन जीतेंगे यहाँ पे, दे वर सरप्राइज अटैक्स। सरप्राइज अटैक्स। तो सरप्राइज अटैक्स में होता क्या है, दिसंबर में ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न अगर यूएसए की बात करें तो खासी ठंड होती है वहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। लेकिन और यहाँ पे एक रिवर भी आएगी जो कि डेलावेयर नाम की रिवर होगी, डेलावेयर, ठीक है, DELAWIRE। अब इतनी ठंड में एक आईसी रिवर को क्रॉस करना, क्योंकि रिवर को क्रॉस करके ही हमला किया जा सकता था ब्रिटिश के ऊपर, तो ये काम यहाँ पे जॉर्ज वॉशिंगटन करते हैं, ठीक है। ब्रिटिश आर्मी इन दो जगहों पे बड़ी ही कोई मुस्तैदी यहाँ पे नहीं दिखा रहे थे, बहुत रिलैक्स तरीके से यहाँ पे स्टेशन थे। लेकिन होता अब यहाँ पे क्या है, जॉर्ज वॉशिंगटन डेलावेयर नाम की रिवर को क्रॉस करते हैं जो कि जमी हुई थी, और उसके बाद उनकी आर्मी भी क्रॉस करती है और ये एम्बुश कर देते हैं उनको, और बाद में जो वहाँ पे आर्मी थी ब्रिटिश वो सरेंडर करने का काम करती है। सो पहले ट्रेंटन में हमला करते हैं जॉर्ज वॉशिंगटन, उसके 8-9 दिन बाद ही प्रिंसटन पे हमला करते हैं, और दोनों जगह अमेरिका को यहाँ पे विक्ट्री मिलती है। अब ट्रेंटन में ब्रिटिश आर्मी तो नहीं थी, लेकिन हेशियन आर्मी ज़रूर थी। हेशियन आर्मी, HESSIAN, जो कि डेनमार्क और जर्मनी के बीच में एक एरिया पड़ता है, वहाँ से, उस एरिया से जो कुछ लोग थे वो ब्रिटिश की सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ये ब्रिटिश आर्मी के ही अंडर ओवरऑल होगा। तो ट्रेंटन में हेशियन आर्मी को हराया जाता है और प्रिंसटन में ब्रिटिश आर्मी को हराया जाता है, इसी तरीके से हमला करके। सो सरप्राइज अटैक किया यहाँ पे जॉर्ज वॉशिंगटन ने, और चारों खाने चित कर दिया ब्रिटिश आर्मी को। ये सबसे पहला अगर हम बात करें तो ये एक फर्स्ट फील्ड विक्ट्री थी। इट वाज द फर्स्ट फील्ड विक्ट्री। ओपन मैदान में जब लड़ाई हुई तो पहली विक्ट्री थी अमेरिकन्स के लिए, फर्स्ट फील्ड विक्ट्री फॉर द अमेरिकन्स। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद जो मोराल है वो अमेरिकन्स का हाई होना शुरू होगा, और उसका जो सारा क्रेडिट है वो द ग्रेट जॉर्ज वॉशिंगटन को जाता है, क्योंकि जब उनके कैरेक्टर का टेस्ट हुआ तो उसमें बिल्कुल खरे यहाँ पे उतरते हैं। और ब्रिटिश की तरफ से जनरल मॉहुड प्रिंसटन को यहाँ पे संभाल रहे थे। जनवरी 2-3 को वहाँ पे लड़ाई होती है, लेकिन ये हार जाते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट बैटल्स थे, जिसके बाद अमेरिकन्स फिर से इस रेवोल्यूशन की लड़ाई में वापस आना यहाँ पे शुरू होंगे। सो दीज वर फर्स्ट मेजर फील्ड विक्ट्रीज फॉर द अमेरिकन्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं जो कि 1707 की शुरुआत में होते हैं और 76 की दिसंबर एंडिंग में होते हैं। और इसके बाद ही अमेरिकन यहाँ पे कन्विंस होते हैं कि हम ब्रिटिश को खदेड़ सकते हैं अमेरिका से। अब उसके बाद 1777 में, उसी साल, प्रिंसटन वाले साल ही, बैटल ऑफ साराटोगा होता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बैटल्स में से एक है। अब इस बैटल में अमेरिकन विक्ट्री जब होगी तो कन्विंस हो जाएंगे अमेरिकन्स कि अब हम फाइनली यहाँ से इनको हरा सकते हैं। सो बैटल ऑफ साराटोगा अगर देखें तो ये एक टर्निंग पॉइंट की तरफ दिखेगा, टर्निंग पॉइंट। तो यू हैव टू रिमेंबर कि दिस विल बी अ टर्निंग पॉइंट। अब कैसे टर्निंग पॉइंट है ये अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बैटल ऑफ साराटोगा होने से पहले ब्रिटिश यहाँ पे क्या प्लान कर रहे थे। ब्रिटिश के जनरल थे जनरल बर्गोइन, जो मेन यहाँ पे लीडर थे ब्रिटिश आर्मी के, तो ही वॉज जनरल बर्गोइन, BURGOYNE। अब जनरल बर्गोइन याद रखना, ये कनाडा से आ रहे थे। कनाडा से इनकी कोशिश थी कि यूएसए में एंटर होंगे, उनको हराएंगे और यूएस का एक एरिया अलग कर देंगे अमेरिकन से, जिस एरिया का नाम है न्यू इंग्लैंड। तो जनरल बर्गोइन बेसिकली कनाडा से कूच कर रहे थे अमेरिकन्स को हराने के लिए, ठीक है। और उनको ये भी उम्मीद थी कि दो और जो टुकड़ियां हैं ब्रिटिश आर्मी की, वो अलग अलग डायरेक्शन से आ रही थी, वो भी उनकी हेल्प करेंगी अमेरिकन्स को हराने में, जिसमें से जनरल हाउ की ब्रिटिश सेना की जो टुकड़ी है वो भी शामिल है यहाँ पे,
ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी ब्रिटिश की बड़ी क्लियर थी कि 3 जगह से ब्रिटिश आर्मी आएगी और अमेरिकन को हरा देगी, और उससे होगा क्या, एक स्टेट जो अमेरिका में आज भी है, डेट इज न्यू इंग्लैंड, उसको अमेरिका से सेपरेट कर दिया जाएगा। तो एक स्ट्रैटेजिक वॉर जीतने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पे ब्रिटिश, लेकिन यहाँ पे चीज़ें उस तरीके से होती नहीं है। अब यहाँ पे लैक ऑफ कोऑपरेशन ब्रिटिश के बीच में दिखेगा, क्योंकि जनरल बर्गोइन जब कनाडा से लड़ने के लिए आते हैं, जो जनरल हाउ और जो तीसरी सेना की टुकड़ी होती है ब्रिटिश की, उनकी हेल्प उनको नहीं मिल पाती है। जनरल हाउ जो हैं ये फिलाडेल्फिया नाम के शहर के आसपास ही अपना डेरा डाल लेंगे और ये उनकी मदद करने नहीं जाएंगे। तो जनरल बर्गोइन जो हैं वो कनाडा से आ रहे थे, लेकिन वो उनको हेल्प जब नहीं मिल पाती है तो अमेरिकन्स उनको जगह जगह पे घात लगा के उनके ऊपर हमला करते हैं और उनको हराना शुरू यहाँ पे कर देते हैं। सो जनरल बर्गोइन बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं लड़ाई में, और डिफरेंट जब टुकड़ियों में लड़ाई होती है तो वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अमेरिका को एक मेजर विक्ट्री मिलेगी। अब यहाँ पे अमेरिका की तरफ से 2 मेजर जनरल्स हैं जिनका नाम आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हैं जनरल गेट्स, होराशियो गेट्स, ठीक है। उसके बाद है जनरल आर्नल्ड। अब आर्नल्ड जनरल हैं, ये अभी तो अमेरिका के लिए लड़ेंगे, लेकिन बाद में डिज़र्ट कर जाएंगे और ब्रिटिश की साइड पे आ जाएंगे, धोखा कर देंगे अमेरिकन्स के साथ। अब बैटल ऑफ साराटोगा में 2 जगह पे लड़ाई होती है। अब थोड़ी सी उसकी बात कर लेते हैं। लीडर्स की बात यहाँ पे हो गई है, होराशियो गेट्स और आर्नल्ड अमेरिकन साइड पे, और जनरल हाउ होते हैं, जनरल बर्गोइन होते हैं ब्रिटिश साइड पे। बट द मेन लीडर हियर इज जनरल बर्गोइन, जो कि ब्रिटिश साइड पे है। अब 2 जगह यहाँ पे लड़ाई होती है। पहली जगह है फ्रीमन्स फार्म, दूसरी जगह है बेमिस हाइट्स। बेमिस हाइट्स अब फ्रीमन्स फार्म में होता क्या है, अमेरिकन फोर्सेस यहाँ पे पीछा कर रही होती हैं जनरल बर्गोइन का, और थोड़ी कम नंबर में होती हैं। तो यहाँ पे ब्रिटिश हैं, जो ब्रिटिश को नुकसान तो काफ़ी होता है, लेकिन ब्रिटिश विक्ट्री यहाँ पे हो जाती है पहली वाली लड़ाई में, क्योंकि अमेरिकन्स यहाँ पे जनरल बर्गोइन को यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं और उनको छापेमार युद्ध और इवन अदरवाइज युद्ध में हराने का काम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। बट फर्स्ट बैटल में ब्रिटिश विक्ट्री हो जाती है, हालांकि ब्रिटिश का नुकसान यहाँ पे काफ़ी होता है। सेकंड जो था बेमिस हाइट्स, अब इसमें क्या है, अमेरिकन्स लौट के आते हैं और भी तादाद के अंदर, और ज़्यादातर आपको याद रखना है कि जो नंबर होता था वो अमेरिकन साइड पे ज़्यादा था, क्योंकि उन्हीं के देश में लड़ाई हो रही थी। सो ब्रिटिश वर फॉर द मोस्ट पीरियड ऑफ टाइम वर आउट नंबर्ड, ब्रिटिश के पास सोल्जर्स कम होते थे। अब यहाँ पे ब्रिटिश बुरी तरीके से घिर जाते हैं एंड ब्रिटिश सरेंडर कर देते हैं। तो जनरल बर्गोइन के लिए थोड़ा एक यहाँ पे शर्मिंदगी का काम होता है, बहुत बुरी तरीके से अमेरिकन से हार जाते हैं और गेट्स के सामने, जनरल गेट्स के सामने उनको सरेंडर करना पड़ता है। सो बैटल ऑफ साराटोगा एक अगेन मेजर विक्ट्री होती है फॉर दी अमेरिकन्स। यहाँ पे बहुत बड़ी मेजर विक्ट्री होगी और ये न्यूयॉर्क स्टेट में था। साराटोगा होता है न्यूयॉर्क स्टेट में, न्यूयॉर्क सिटी अलग है, स्टेट अलग है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद ही क्या होगा, व्हाट विल हैपन, साराटोगा के बाद फ्रेंच किंग थे लुई 16। अब उन्होंने सोचा कि अमेरिकन्स वाकई में जीत सकते हैं, ब्रिटिश थोड़े से लड़खड़ाए हुए दिख रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने यहाँ पे क्या कहा कि फ्रांस अब हेल्प करेगा अमेरिकन्स की, क्योंकि फ्रेंच और इंग्लिश बहुत कट्टर दुश्मन थे और ब्रिटिश ने 1760s में ही 7 ईयर्स वॉर में, 7 ईयर्स वॉर जो कि कॉजेज़ में हमने डिस्कस करी है, फ्रेंच को हराया था और कनाडा का और यूएसए का बड़ा हिस्सा अपने पास रख लिया था। तो फ्रेंच भी मौके की ताक में थे कि कब ब्रिटिश को मज़ा चकाया जाए, तो उन्होंने सोचा अमेरिकन्स की हेल्प हम करेंगे, जिसकी वजह से जो पलड़ा है पूरे वॉर में वो अमेरिका की तरफ झुकना यहाँ पे शुरू हो जाता है। सो एक टर्निंग पॉइंट की तरफ आप देख सकते हो बैटल ऑफ साराटोगा, जो कि 1777 में होगा।
अब बैटल ऑफ यॉर्कटाउन जो कि निर्णायक यहाँ पे बैटल होगा साराटोगा के 4 साल बाद होता है। इसके बीच में भी कुछ बैटल्स होते हैं, लेकिन ये निर्णायक यहाँ पे बैटल होगा यॉर्कटाउन। अब इस टाइम पे याद रखना, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि बाद में इंडिया भेज दिए जाते हैं, यहाँ पे मेन जनरल थे और वो यहाँ पे बहुत बुरे तरीके से हारते हैं इन दी बैटल ऑफ यॉर्कटाउन। लेकिन उससे पहले अमेरिकन्स के लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पे चल रही हैं। अमेरिकन्स की जो आर्मी है, तो आर्मी वॉज नॉट वेल पेड, तो ये आपको याद रखना होगा। आर्मी अच्छे से नहीं पे कर पा रहे थे क्योंकि प्रॉपर और डिसिप्लिन्ड आर्मी नहीं थी और आर्मी का इंस्टीट्यूशन अमेरिका में उतना अच्छा नहीं था। आर्मी को वेल पे नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। उनके रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे थे, लैक ऑफ रिसोर्सेज। और अभी भी अमेरिकन श्योर नहीं थे कि क्या वो इस वॉर को जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। और प्रॉपर जो सपोर्ट था वो फ्रेंच का उस तरीके से आता हुआ नहीं दिख रहा था। हालांकि फ्रेंच ने अलाइन ज़रूर ये चीज़ कहीं ना कहीं बोल ज़रूर दी थी, लेकिन क्या वो हेल्प कर रहे थे? तो प्रॉपर हेल्प अभी तक नहीं आ रही थी। तो फ्रेंच से हेल्प मिलने में भी दिक्कत आ रही थी। थोड़ा सा डीमोरलाइजेशन भी था क्योंकि वॉर काफ़ी लंबी खिंच रही थी। जितनी लंबी वॉर खिंचेगी रिसोर्सेज भी वेस्ट होंगे और आपका जो मैन पावर का लॉस है वो भी कहीं ना कहीं होता हुआ दिखेगा। लेकिन बैटल ऑफ यॉर्कटाउन में यहाँ पे क्या होता है, ब्रिटिश आर्मी को जॉर्ज वॉशिंगटन की आर्मी हरा देती है। हर एंड से वो यहाँ पे यॉर्कटाउन में कहीं ना कहीं घेर लेते हैं ब्रिटिश आर्मी को और गोला बारूद दागना शुरू कर देते हैं। तो जब ये काफ़ी ज़्यादा घेर लेंगे और सीज कर लेंगे तो एट द एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस जो यहाँ पे हैं सरेंडर कर देंगे। अब यहाँ पे मेन बात है कि यॉर्कटाउन में कॉर्नवालिस क्यों हारे और वॉशिंगटन कैसे जीत पाए। अब जहाँ पे जॉर्ज वॉशिंगटन की अच्छी जनरलशिप तो बिल्कुल यहाँ पे कॉज होगा, लेकिन ब्रिटिश को ये उम्मीद थी कि जो ब्रिटिश नेवी है वो ज़रूर हेल्प करेगी ब्रिटिश आर्मी की लॉर्ड कॉर्नवालिस की। लेकिन होता क्या है, फ्रेंच नेवी यहाँ पे ब्लॉक कर लेती है ब्रिटिश नेवी का जो पूरा पाथ है, जो पूरा एरिया है, क्योंकि ब्रिटिश नेवी के ऊपर काफ़ी दारोमदार था। तो फ्रेंच नेवी यहाँ पे हौसले ध्वस्त कर देती है ब्रिटिश के। फ्रेंच नेवी के जो हेड थे वो थे डिग्रास, DEGRASSE, और वो हरा देते हैं यहाँ पे रॉयल नेवी को, जो कि ब्रिटिश नेवी को हराना कोई आसान काम नहीं था। सो ड्यू टू द फैक्ट कि नेवी न्यूट्रलाइज हो गई थी ब्रिटिश की, तो जॉर्ज वॉशिंगटन के लिए लैंड पे हराना थोड़ा सा इजी हो गया लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ठीक है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस आउट नंबर्ड भी हो रखे थे। स्पेनिश, फ्रेंच और अमेरिकन सोल्जर्स, यहाँ पे स्पेनिश हेल्प भी थी अमेरिकन के लिए, ये भी आपको याद रखना है। सो स्पेनिश ऑल्सो हेल्प्ड अमेरिकन्स। सो उसकी वजह से होगा क्या, यॉर्कटाउन में सरेंडर कर देगी ब्रिटिश आर्मी, जिसके बाद 2 साल बाद ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होगी और फाइनली अमेरिकन्स जो हैं वो इंडिपेंडेंस गेन कर लेंगे। सो बैटल ऑफ यॉर्कटाउन यहाँ पे अल्टीमेट बैटल था, जिसके बाद अमेरिकन इंडिपेंडेंस लगभग श्योर हो जाती है, पूरी तरीके से श्योर हो जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स थे। अगली वीडियो में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टफ हम लेके आएंगे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। तो आप तब तक अपना ध्यान रखिए, रिवाइज करते रहिए, टेस्ट देते रहिए। जय हिंद।